हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। इससे पिछले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था प्रजनन अंगों के बारे में, कौन कौन से प्रजनन अंग होते हैं, मादा जनन अंग और नर जनन अंगों के बारे में, और उसके बाद निषेचन के बारे में। निषेचन के बाद में भ्रूण होता है और वह भ्रूण एक दिन विकसित होकर बड़ा मनुष्य वगैरह बन जाता है। आज हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य शारीरिक, व्यवहारिक और सामाजिक पहलुओं का योग है। जितने भी शारीरिक पहलू होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, इन सब का योग क्या कहलाएगा? जनन स्वास्थ्य। सन 1951 में भारत में परिवार नियोजन का एक कार्यक्रम चला। उसके अंतर्गत परिवार का कैसे नियोजन करना है या जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस प्रकार का कार्यक्रम उसमें सम्मिलित था और इस तरह के कुछ नियम उसमें बनाए गए। हम दो हमारे दो, इस तरीके का एक स्लोगन था जो दिया गया। और उसके बाद 1997 में शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया गया, जिसके दौरान शिशु की देखभाल करना और उसके पालन पोषण को लेकर बहुत सारे आवश्यक नियम बताए गए, बहुत सारी आवश्यक बातें बताई गई। इसके बाद आता है जनसंख्या, भारत की जनसंख्या। एक शब्द आता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, तो जनसंख्या का बहुत तेज़ी से बढ़ना, जनसंख्या का बहुत तेज़ी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। भारत की जनसंख्या की बात करें तो 1947 में 35 करोड़ थी, जो सन 2000 में बढ़कर 100 करोड़ हो गई और 2020 आते आते लगभग 1 अरब और 35 करोड़ हो गई। ये लगभग है। अगर इसी तेज़ी से ही जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो आने वाले समय में, जो आने वाला समय है, उसमें आवास की समस्या होगी, उसमें भोजन की समस्या होगी, रहने के लिए जगह नहीं होगी, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होंगे। और जब इतनी जनसंख्या विस्फोट हो रही है, इतनी तेज़ी से जनसंख्या चल रही है, बढ़ रही है, तो हमारे साथ रहने की समस्या ज़रूर आएगी। इसके लिए वनों का काटा जाना, वन काट दिए जाएंगे। जब वन काट देंगे, पेड़ पौधे काट देंगे, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी आएगी और ऑक्सीजन की कमी के कारण जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां जनसंख्या विस्फोट से आ सकती हैं। तो जब जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी, तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने के कारण सरकार को कुछ नियम बनाने पड़े और उस जनसंख्या को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किए। इसके लिए प्रयास के लिए उन्होंने लड़के और लड़की की आयु निर्धारित की विवाह के लिए। लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कम से कम इतनी होनी चाहिए। और आगे अगर जनसंख्या इसी तेज़ी से बढ़ती रही तो ये और आगे भी बढ़ सकती है। लड़के की 23 वर्ष और लड़की की 19 वर्ष या 20 वर्ष भी हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने कुछ साइंटिफिक यूजेज भी किए, जैसे गर्भ निरोधकों का उपयोग किया, जिसमें प्राकृतिक विधियाँ आती हैं। गर्भ निरोधक का मतलब गर्भ को रोक देना, गर्भ अर्थात प्रेगनेंसी या गर्भ या फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण बनता है, और निरोधक का मतलब निरोध मतलब रोक देना, तो गर्भ को रोक देना, गर्भ निरोधकों का उपयोग। इसमें निम्न विधियां पढ़ेंगे हम: प्राकृतिक विधियां, रोधक, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ, गर्भाशय, गर्भ निरोधक गोलियां, शल्य क्रिया विधियां एवं या अथवा बंध्याकरण। तो इसमें सबसे पहला आएगा प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियाँ में प्राकृतिक तरीके से शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निषेचन नहीं करना या उनमें रोकना, कोई अवरोध उत्पन्न कर देना जिससे शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन ना हो। कोई भी प्राकृतिक विधि से। रोधक, इसमें बहुत सारी विधियाँ आती हैं, जैसे रोधक का अर्थ होगा मादा अंडाणु और नर शुक्राणु का रोध कर देना, अर्थात दोनों का आपस में मिलन ना होना या निषेचन ना होना, निषेचन ना होना। इसमें नर के द्वारा कॉन्डोम का उपयोग भी किया जाता है। यह
नर द्वारा किया जाएगा। नर सेक्स करते समय या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम उसको अपने लिंग पर लगा लेते हैं, जिससे स्पर्म अंडाणु तक नहीं पहुंचते और निषेचन नहीं हो पाता। ये रबड़ या लेटेक्स का बना हुआ एक भौतिक संसाधन है। तो किसी भी भौतिक संसाधन द्वारा अंडाणु और शुक्राणु का मिलन ना होना या फर्टिलाइजेशन ना होना क्या कहलाता है? रोधक। इसके बाद है अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ में मादा के अंडवाहिनी में जैसे कॉपर्टी और भी बहुत सारी युक्तियाँ आती हैं, इसको लगा देना, तो ये कहलाता है अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। इसके बाद गर्भनिरोधक गोलियाँ। गर्भनिरोधक गोलियाँ का मतलब है गोली आती हैं और उससे गर्भ नहीं रुकता, जैसे मालाडी आदि इस टाइप की गोलियां आती हैं। यह जो गर्भ है उसका जो निषेचन हो जाता है तो भ्रूण का आगे डिवीजन नहीं होने देता। इसके बाद है शल्य क्रिया विधियाँ अथवा बंध्यकरण। शल्य क्रिया विधियाँ में क्या है? मादा में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है या उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया जाता है, तो वह शुक्राणु और अंडाणु का वहाँ निषेचन नहीं हो पाता। इसके बाद है यौन संचारित रोग। कुछ यौन संचारित रोग होते हैं जो प्रजनन द्वारा होते हैं, जैसे पहला सिफिलिस, ये जीवाणु ट्रैपोनिमा पैलिडम द्वारा होता है। इसके रोकथाम के लिए पेनिसिलिन दी जाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दी जाती है। इसमें प्रजनन अंगों में घाव हो जाते हैं और उसके बाद बुखार या ज्वर भी आ जाता है। सेकंड है सुजाक या गोनेरिया। ये नाइसीरिया गोनेरी नामक जीवाणु से होता है और इसमें यह मूत्र मार्ग में रहता है। यह मनुष्य के मूत्र मार्ग में रहता है और वहाँ जलन करता है, मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनस्ता। ट्राइकोमोनेस वेजाइनलिस नामक एक प्रोटोजोन है, एक प्रोटोजोन से होता है। प्रोटोजोन ये मादाओं में पाया जाता है। मादाओं में जैसे श्वेत प्रदर एक बीमारी होती है, ये इसके द्वारा ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस द्वारा होता है। नेक्स्ट है एड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सन 1981 में अमेरिका में इसकी खोज हुई। अमेरिका में कुछ समलैंगिक लोगों में ये पाया गया। इसमें क्या है, ये एक बहुत ही चर्चित रोग है एड्स। ये कोई एक बीमारी नहीं, ये बीमारियों का समूह है। इसमें बहुत सारी बीमारियां एक साथ पाई जाती हैं। इसका जो वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो ये क्या करता है, ये मनुष्य की WBC पर आक्रमण करता है। WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाओं का मनुष्य के शरीर में कार्य होता है किसी भी जीवाणु के प्रति लड़ना या विषाणु के प्रति लड़ना। ये मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। लेकिन ये क्या करता है HIV वायरस, ये इन्हीं पर आक्रमण करता है और इनको नष्ट कर देता है, इनको खा लेता है, इनका भक्षण कर लेता है। जब ये इन्हीं को नष्ट कर देगा, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं उन्हीं को जब ये वायरस नष्ट कर देगा तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती और कोई भी वायरस बैक्टीरिया एकदम शरीर पर आक्रमण कर देता है। जैसे कोई भी जुकाम का वायरस आया, हमारे अंदर WBC नहीं है तो ये रोग आगे को बढ़ जाएगा। बुखार आया, WBC नहीं है तो बुखार भी नहीं उतरेगा। इस टाइप से फिर कई सारे रोग हो जाते हैं और रोगों का समूह हो जाता है और लगभग 12-13 साल बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शुरू के 6-7 महीने इसके संक्रमण का पता ही नहीं चलता। शुरू के 6-7 महीने, 6-7 माह इसके संक्रमण का पता नहीं चलता। और इसका अभी कोई संभव इलाज नहीं है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक यकृत संबंधी रोग है। इसमें यकृत में
कोई ना कोई जैसा सूजन टाइप या बहुत सारे इफेक्ट इसमें हो जाते हैं, और इसमें स्टार्टिंग में उल्टी आना, जी मिचलाना, इस टाइप की दिक्कत होती हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक हेपेटाइटिस ए और एक हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए यकृत संबंधी होता है और ये हेपेटाइटिस बी जनन संबंधी रोग इसमें उत्पन्न होते हैं। इसके बाद बंध्यता। बंध्यता कहते हैं यदि किसी स्त्री में जैसे किसी स्त्री में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अंडाणु और शुक्राणु के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता, भ्रूण का विकास नहीं होता, तो ये होगा बंध्यता। इस बंध्यता को दूर करने के लिए भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी आदि का प्रचलन है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है? कृत्रिम निषेचन। अंडाणु और शुक्राणु का एक परखलनी में निषेचन कराया जाता है और निषेचन कराने के बाद उसके बाद भ्रूण का विकास कराया जाता है, तो ये होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके बाद आता है सैरोगेट माँ। सैरोगेट माँ का मतलब होता है जैसे कोई स्त्री है उसमें प्राकृतिक अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन तो होता है लेकिन भ्रूण का विकास नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं इसमें कृत्रिम निषेचन कराते हैं परखनली में, और उसके बाद किसी दूसरी मादा में उस अंडाणु को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस अंडाणु को दूसरी मादा के अंदर, मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो इस टाइप से कृत्रिम निषेचन कराने के बाद, और जो उसकी दूसरी माँ होती है उसको बोलेंगे सैरोगेट माँ, यानी जिस महिला में या जिस स्त्री में उस गर्भ को, उस भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाएगा वो कहलाएगी सैरोगेट माँ। तो इस प्रकार से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये चैप्टर छोटा सा है और इसमें बस यही 2-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही बोर्ड में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। और इसकी जो PDF है, ये वर्क है और क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।